भरत पसीना पसीना था और उसके हाथ में एक कागज था। वो टैक्सी पकड़कर घर के लिए निकलता है। अगर इस बारे में घर में किसी को पता लग गया तो अनर्थ आ जाएगा। मेरे साथ जो होगा सो होगा, मगर भाभी के साथ बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी करके बात घर पर किसी को पता नहीं लगने देनी चाहिए। इस कागज को तो मैं तो चूल्हे की आंच में भस्म कर दूंगा। भरत इतना घबराया हुआ था कि टैक्सी ड्राइवर को भी उसे देखकर चिंता होती है और वो झटके से कार रोकता है। बाबूजी, आप मरने वास्ते तो नहीं जा रहे हो ना? वो क्या है ना कि हमारी टैक्सी नई नई है, हमें थाना कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहते बाबू। तुम कोई दूसरा टैक्सी ले ही लो। ये कहकर भरत को टैक्सी से बाहर निकाल दिया। एक हाथ में कागज था और सामने पुल। भरत एक कदम पुल की ओर बढ़ा रहा था पर 2 कदम पीछे हट रहा था। नहीं भरत नहीं, डर मत, जस्ट फेस इट। और गलतियां तो सबसे ही होती हैं, और जवानी में ऐसी गलती तो कभी ना कभी भाई से भी हुई होगी। तू डर मत। और भरत घर आ पहुंचता है। उसकी माँ दया, बाप प्रकाश भाई भूषण अपना अपना काम कर रहे थे कि तभी भरत झट से किचन में चला जाता है। भाभी। उसकी भाभी पलक पलटती है। ये काले घने लंबे बाल जो कमर से नीचे तक गिर रहे थे, वो भरत को देखकर मुस्कुराती है। अरे आ गए तुम? इतना पसीना पसीना कैसे हो रहे हो? तुम भी ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। बाहर इतनी धूप है। हमेशा कहती हूँ गीला कपड़ा साथ में लेकर चला करो, लेकिन नहीं। पलक पलक। भूषण पलक को पुकार रहा था, लेकिन वो बाहर जाने की बजाय अपने आंचल से ही भरत का चेहरा पोंछ रही थी। तभी भूषण उन दोनों को देखता है। लो, देवर भाभी का ये रोमांस खत्म हो तो तब न मेरी आवाज मोहतरमा को सुनाई देगी। कब से पुकार रहा हूँ कि जा रहा हूँ, टिफिन दे दो। हाँ जी, वो मैं अभी देती हूँ। पलक काम में लग जाती है। तभी भूषण आकर भरत की पीठ ठोकते हुए कहता है, और लाडे सर कहाँ घूम रहा था? और ये तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? कोई कांड करके आया है क्या? कर ले, तेरा बड़ा भाई है ना संभालने के लिए। बस मेरी एक बात ध्यान है ना, सस्ती नौकरी और अमीर बाप की छोकरी, इनके चक्करों में कभी मत पड़ना, समझा? अरे ये तेरे हाथ में कागज कैसा है? वो भैया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस। भरत पलक को इशारा कर खतरा समझा ही रही थी कि तभी भूषण कागज छीनकर उसे खोल लेता है और जैसे ही वो कागज पढ़ता है उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। भूषण पलक और भरत को घूर कर देख रहा था। ये क्या है भरत? इतना बड़ा धोखा! ऐसा करने से पहले तुमको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? भूषण की आंखों में आंसू थे, भरत की नजरों में शर्म थी। भैया, हमने ये जानबूझकर नहीं किया था भैया। 18 साल मैंने इस चीज का इंतजार किया था, और जब मेरी बारी आई, आरसीबी के मैच के फाइनल के लिए मुझे छोड़कर अहमदाबाद के टिकट तुमने अपने और अपने भाभी के नाम निकलवा ली। पता है ना, आज भी मैं रात में आरसीबी की जर्सी पहनकर सोता हूँ ताकि सपने में कम से कम विराट को ट्रॉफी उठाते देखो, और तुमने इतना बड़ा धोखा कर दिया। भूषण रोते हुए अपनी शर्ट उतारता है तो अभी भी उसने 18 नंबर की विराट की आरसीबी वाली जर्सी पहनी हुई थी। करोड़ों लोगों की तरह भूषण भी उन भारतीयों में से एक था जो 18 साल के लंबे इंतजार से गुजर रहा था। भैया आप रोइए मत, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आपकी प्रोफाइल अंडर चेकिंग चली गई है शायद। अगर आप नहीं जाएंगे तो हमें से कोई भी मैच देखने नहीं जाएगा। हम दोनों ही जानते हैं कि आपके लिए आरसीबी क्या है। हे माता रानी, इस बार कुछ भी करके बैंगलोर को जिता देना, वरना इससे ज्यादा ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और कोहली के दीवाने भूषण की खातिर भाभी और देवर भी मैच देखने नहीं गए, और करोड़ों लोगों की दुआ के चलते इस साल आखिर में कोहली ने आईपीएल की ट्रॉफी को उठा ही लिया था। भूषण इमोशनल होकर खूब रोता है। 18 साल इंतजार किया, अपना बचपन जवानी सब दौर में बस यही मांगा कि एक बार ये ट्रॉफी बैंगलोर के पास आ जाए। मैं आज बहुत खुश हूँ पलक। भरत, मेरा सपना पूरा हो गया। आई लव यू कोहली, आई लव यू। देखो पलक, विराट कैसे अनुष्का को प्यार कर रहा है। सचमुच लेडी लक आपको बदल देती है। पलक भूषण के नजर का टीका लगाती है और तभी एक खबर आती है जिसे पढ़ने के बाद भूषण की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अगले दिन ही भूषण घर से निकल रहा होता है। पलक उसे दही चीनी खिलाती है। अगर भाभी की तबीयत खराब ना होती
तो मैं भी आपके साथ ही चलती जी। हाँ, जिसे मायके वालों की ज्यादा फिक्र है उसका अपना घर तो ऐसे ही अकेले ठकेले भटकता है। हमारी भी भाभीियों के हाथ गोड़े टूट गए, पर सुषमा देख तो, हम तो कभी नहीं गए भागे भागे अपने पीहर, पर आजकल की बहू को तो बस जरा सा बहाना चाहिए पीहर भागने का। बेचारा हमारा बबुआ तपती दोपहरी में अकेला जाएगा। दया पलक की ताई सास थी और पास बैठी सुषमा उसकी सास थी। बेचारी पलक बहू होने का फर्ज अदा कर रही थी और वो मुंडी नीचे लटकाए सारे ताने सुनती जा रही थी। तो ताई जी इस तपती दोपहरी में भाभी के सूरज के आगे छतरी कर देंगी क्या? भाभी जाए ना जाए धूप तो इतनी रहेगी, और अपने ललवा की इतनी चिंता है ना, तो तुम क्यों नहीं चली जाती हो भैया के साथ? पिलाती रहना कोल्ड ड्रिंक पेप्सी, यहाँ भी तो खाली बैठी हो। वैसे भी इतनी भीड़ है, तुम खो जाओ तो चैन मिले परिवार को। भरत, सॉरी बोल ताई जी से। अरे ताई जी तो तेरे भाई के भले के लिए ही बोल रही है। वैसे भी अगर मायके जाना इतना जरूरी नहीं है तो रहने भी दिया जा सकता है। बस करो आप सब। और ताई जी माँ, मैंने ही मना किया है पलक को, वह इतनी भीड़ में ये जाएगी तो परेशानी होगी। और पलक, मैं बस यूं गया यूं आया, आज रात कुछ मीठा बनाना। हाँ भाई तुम जाओ, तुम्हारा जाना ज्यादा जरूरी है, भाभी को मैं ले जाऊंगा। भूषण पलक का माथा चूमता है और घर से निकल जाता है। उधर पलक तैयार होने लगती है। भरत जरा इधर आना, मैं कौन सी साड़ी पहनूं, ये पीली वाली या लाल वाली? भाभी तुम मायके जा रही हो ना, तो जरा चटक रंग पहनो, लगना चाहिए ना कि तुम खुश हो। वैसे भी रेड कलर इज फॉर आरसीबी फैन, हवा में ही लाल है इस बार तो। और भरत अपनी भाभी पलक को लेकर मायके के लिए निकल जाता है। उधर भूषण टैक्सी में था कि तभी उसके बॉस का फोन। सॉरी सर, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकूंगा, वो मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ, प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए। और बॉस से छुट्टी मिलने के बाद भूषण खुश हो जाता है, पर उसने झूठ क्यों बोला? भूषण टैक्सी में ही अपनी शर्ट उतार देता है जिसके नीचे उसने आरसीबी की जर्सी पहनी हुई थी, और वो खुश होकर सड़क पर उतरता है जहाँ पहले से ही लोगों की शानदार भीड़ थी, और भूषण भीड़ में घुस जाता है। दरअसल आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी अपनी विक्ट्री परेड बैंगलोर में कर रही थी। जैसी कल भूषण को ये खबर लगी, दीवानों की तरह वो बस खुशी से पागल हो गया और बस कोहली की एक झलक के लिए यहाँ तक आ गया था। मगर यहाँ केवल भूषण नहीं था, सड़क पर लाखों की संख्या में लोग दीवानों की तरह बस एक बार अपने फेवरेट प्लेयर्स की एक झलक के लिए बेताब हो रहे थे। उधर पलक भरत के साथ मायके पहुंच गई थी और अपनी भाभी के पास बैठी थी। भाभी बिस्तर पर लेटी हुई थी। भरत पलक से बात कर रहा था। भाभी, भैया को खुश देखकर तुम भी बहुत खुश होती हो ना? खुश क्यों ना हूँ, आखिर उनके लिए ही तो जी रही हूँ। अगर अपने पति के सुख दुख से मुझे फर्क ना पड़े तो मैं खाक पत्नी धर्म को निभा सकूंगी। भरत ये सुनकर पलक के हाथ पर अपना हाथ रखता है और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है। काश भाभी, मुझे भी एकदम तुम्हारी जैसी लड़की मिल जाए। मेरा बस चलता तो मैं तो तुमसे ही शादी कर लेता और कह देता भैया को कि अपना जुगाड़ अब कहीं और ही ढूंढे, मुझे तो अब बस भाभी संग ही रहना है, समझे? नटखट बातें तो बस तुमसे बनाना सीखे कोई। वैसे तुम्हारे भाई को गए 3 घंटे हो गए हैं, अब तक परेड खत्म नहीं हुई क्या? पलक के चेहरे पर एकदम से चिंता आ ही गई थी कि तभी वहाँ पलक की माँ दरवाजे पर आ जाती है और भरत को पलक का हाथ थामे देखती है। तो आ गई तू, इसे क्यों लाई है? मेरा मतलब है दामाद जी को लाती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। अब देवर तो देवर ही है, इसका क्या लाड़ चाप करूं? काकी जी, मेरे मुंह पर कांटे थोड़ी लगे हैं जो आप लाड़ चाव नहीं कर सकती। दे दो, 150 रुपए हाथ में देने हैं तो। भरत का मुंह फट अंदाज देखकर पलक की माँ और अधिक खिसिया जाती है। माँ तुम भी ना। भरत तुम आराम से बैठो और इसे अपना ही घर समझो, जो भी खाना हो बताना, माँ बना देंगी। और माँ आज उनके लिए बहुत खास दिन है तो वो वहां गए हैं अपने सपने को सच होता देखने। अच्छा, भगवान उनकी उम्र लंबी और खुशियां दुगनी करे। पर तू ये क्या फैशन की माँ बनती जा रही है जो इतना मरा सा सिंदूर लगा के रखा है जैसे किसी बच्चे ने पेन से लकीर खींच दी हो? जा, ड्रेसिंग में मेरा सिंदूर रखा है, जाकर अपनी मांग भर लेना। पता है जितनी गहरी लाल मांग उतनी ज्यादा पति की उम्र। और पलक हंसते हुए ड्रेसिंग की ओर चली जाती है और भरत अपने भाई को फोन लगाने लगता है, मगर उसका फोन नहीं लगता। अरे भाई साहब, जरा आराम से, ये धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं आप सब? खिलाड़ी तो सबके ही पसंदीदा है, केवल आपके तो है नहीं। अरे परे हटना तू, क्या पाप लगा रखी है? हम सवेरे से आए हुए हैं, आज तो इन सब खिलाड़ियों ने देखे बिना नहीं जावेंगे।
और भूषण अचानक से भीड़ में कुछ इस तरह धकेला जाता है कि उसका फोन कदमों तले कुचल गया था और वो भी गिर जाता है। लोग बाग भूषण के ऊपर से ही पांव रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। अरे वो देखो, खिलाड़ियों की बस आ गई। आरसीबी आरसीबी, ये विक्ट्री। मुझे भी मनानी है विक्ट्री। पलक ड्रेसिंग से जैसी सिंदूर की डिब्बी उठाती है, अचानक ही वो उसके हाथ से छिटक कर जमीन पर बिखर जाता है और उसकी माँ और पलक ये देखकर घबरा जाते हैं। तभी भरत का फोन बजता है। हेलो, क्या? पलक के हाथ से जैसे ही सिंदूर गिरता है, उधर भूषण भी भीड़ में कुचलकर मारा जाता है। आरसीबी का ट्रॉफी जीतने का तो सपना जहां पूरा हो चुका था, मगर भूषण के सभी सपने कुचले जा चुके थे और भरत को इस बात की जैसे खबर लगती है। पलक के पास वो जाता है। पलक मुंह खोले बस फर्श पर बिखरे सिंदूर के पास बैठी थी। भाभी। भरत, ये देखो, सिंदूर छलक गया। ये अपशकुन है क्या? भरत पलक को कुछ भी बोले बिना उसका हाथ थामता है और वहाँ से घर पहुँचता है। जैसे ही पलक घर की दहलीज पर पाँव रखती है, भूषण का खून से लथपथ शरीर उसे नजर आता है। तभी उसकी सास पलक की चटक लाल साड़ी देखकर उसके ऊपर टूट पड़ती है। अरे खा गई रे, यही खा गई हमारे बेटे को, और अब खुद दुल्हन की तरह सज कर आई है। भरत, तू दूर हट इस डंकिनी से, दूर रह। इसकी परछाई पड़ने से ही देख तो हमारा भूषण चला गया। पलक सुन्न होकर बस भूषण के शव के पास बैठी रही। उसकी सास की बात सुनते हुए पड़ोस की औरतें पलक को झट से ले जाकर सफेद साड़ी पहना देती है और देखते ही देखते पलक की जिंदगी के सब रंग सफेद स्याही से सन गए थे। अब पलक समाज के लिए विधवा और अपनी सास के लिए कर्म जली बन चुकी थी। लेकिन भरत को अपनी भाभी से बहुत मोह था। वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता था। दिन बीत रहे थे। पलक सुबह अपने कमरे से निकलते हुए अपनी दोनों सासों के पास से गुजर रही थी। सुषमा, ये आजकल की बहुएं बहुत ज्यादा ही मॉडर्न नहीं हो रही है? तेरे जेठ जी मरे थे तो मैंने तो बिस्तर पर सोना और बड़े कमरे में रहना सब त्याग दिया था। क्या पता तेरे जेठ जी की आत्मा को मुक्ति मिली है कि नहीं, यही सोचकर मैं भी खुद को कष्ट देती थी। बात तो सही है भाभी, लेकिन क्या ही किया जा सकता है भला। आजकल की बहुओं को तो एसी पहले भाता है। हाँ। पलक को मिले तानों के बाद वो अपना कमरा छोड़ देती है और चटाई लेकर उस पर सोने लग जाती है। भरत जब ये देखता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। वो सोती हुई भाभी के पास जाता है और उनको नींद से उठाता है। भाभी उठो, उठो भाभी। हाँ भरत, क्या हुआ, कुछ चाहिए? हाँ, तुम चाहिए हो, उठो अब। किसने बोला तुमको कि तुम जमीन पर सोओगी? भैया गए हैं भाभी, लेकिन तुम तो आज भी घर की बड़ी बहू हो ना। नहीं भरत, मेरे लिए यही सही होगा। पता नहीं उनकी आत्मा को मुक्ति भी मिली होगी कि नहीं। और ऐसे मैं तो नरम गद्दे पर एसी में सोऊं और वो न जाने कहाँ भटक रहे होंगे। ये सुनकर भरत अपना माथा ही पीट लेता है। तो इस सुषमा और दया ने ही भर दिया ना तुम्हारे कान। ये कमबख्त औरतें बाज नहीं आएंगी, वैम्प कहीं की। पर तुम तो समझदार हो। पहली चीज, भाई दर दर क्यों भटकेंगे? तुमको तुम्हारे पति के कर्मों पर विश्वास नहीं है क्या? पक्का स्वर्ग ही गए होंगे वो। और दूसरी बात, खुद को ऐसे टॉर्चर करके क्या तुम उसे वापस ले आओगी? तो उठकर अपने कमरे में वापस चलो, वरना मैं भी यहीं सो जाऊंगा। और भरत पलक की जिद करने पर अटखेली करता हुआ पलक की गोद में ही लेट जाता है। उसका बचपना देख पलक खिलखिला उठती है और भरत भी उसे गुदगुदी करने लगता है। नहीं भरत, आउच। भरत, गुदगुदी नहीं, स्टॉप इट भरत। देखो कितनी प्यारी लगती है मेरी भाभी हंसते हुए। बस ऐसे ही हंसते हुए रहना है हमेशा। पलक आज जमाने के बाद हंसी थी, वो भी भरत के प्रयास से। दोनों अचानक ठहर कर एक दूसरे की आंखों में झांक ही रहे होते हैं कि दोनों की अटखेली की आवाज सुनकर दया और सुषमा पलक के कमरे का दरवाजा खोलती है और अपने छोटे बेटे भरत को उसकी विधवा भाभी की गोद में लेटा पाते हैं तो दोनों का माथा ठनकता है। भरत, तू यहाँ क्या कर रहा है? खड़ा हो यहाँ से अभी। घर की मान मर्यादा की इस लड़के को जरा भी खबर नहीं है। तेरे भाई की विधवा है ये। हाँ है, मेरी विधवा भाभी है तो क्या? क्या विधवा होने से हमारे बीच की ये दोस्ती भी भाई के साथ चली गई? और ये क्यों इस घर में इस तरह अलग थलग रहे? उस भीड़ में जाने का फैसला तो भाई का था ना, तो ये सजा क्यों झेले बेचारी? उस दिन चाहती तो ये भी अपने पति के साथ वहां जा सकती थी, लेकिन इसने तो मायके को ऊपर रखा। और नहीं तो क्या, सुषमा ये जाती तो क्या पता अपना भूषण वापस आ जाता और यही कुचली जाती। मर जाती तो अच्छा होता,
घर में घूमती दिखती अब तो अच्छी भी नहीं लगती है। पलक अपनी सासों की जली भुनी सुनकर रोने लगती है। मुझे अच्छी लगती है और बहुत अच्छी लगती है घर में घूमती हुई। और तुम दोनों को अगर दिक्कत है ना तो एक काम करो, अपने अपने मायके चली जाओ ताकि भाभी को देखना ही ना पड़े। पहले तो बेचारी की जिंदगी से रंग छीन लिए, अब इसकी नींद भूख प्यास पर भी कब्जा करना चाहती हो क्या? सचमुच सास नाम की कौम ही बुरी है। चलो भाभी अपने कमरे में चलो। भरत की कड़ी कड़ी बातों को दया सुषमा पचा पाती कि उससे पहले भरत पलक का हाथ थामकर उसे उठाता है। नहीं देवर जी, मैं ठीक हूँ, यही नियम कानून है एक ब्याहता की विधवा होने का। नियम कानून बस मरने वाले की पत्नी के ऊपर ही क्यों है? ये इन दोनों पर भी तो लगाओ ना कोई। हाँ, तुम चलो बस। और भरत की जिद के आगे किसी की भी नहीं चलती। भरत अपनी भाभी को फुल Z+ सिक्योरिटी देने लगा था। अब तो उसने घर में कैमरे लगवा दिए थे। जैसे ही दया या सुषमा में से कोई पलक को परेशान या टॉर्चर करने की कोशिश करता, भरत कैमरे से देख लेता कि दया और सुषमा ने पलक को जमीन पर पटक रखा है और दया उसके ऊपर बैठी है। ये देखकर भरत का खून खौल उठता है। वो सीधा पुलिस को बुलाता है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इन दोनों औरतों को। वैसे आपकी तारीफ, मैं ये जो खतरनाक मुंह वाली औरत खड़ी है ना, इसका भतीजा और इनका बेटा हूं, भरत। है तो फिर अपनी ही ताई और मां के खिलाफ कंप्लेंट। और ये कौन है, तुम्हारी बहन है क्या? हैं, भाभी है हमारी, पलक भाभी। तो इतना झमेला अपनी इस विधवा भाभी के लिए बस? जे बोली बात तो इंस्पेक्टर बाबू तुमने। बताओ, इस विधवा कुल्टा भाभी के लिए इस ससुर का नाती बिटवा हमार पुलिस बुलवा लिया, जबकि हम कुछ गलत नहीं किए थे। दाल में नमक थोड़ा कम था तो बस बहू को नमक चखा रहे थे, जरा सा। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने इस छोटी सी बात के लिए मेरी भाभी के मुंह में नमक का बड़ा सा डिब्बा उल्टा कर दिया। मेरी बेचारी भाभी अभी तक खारी उल्टियां कर रही है। आप ये देखिए सबूत। और भरत उनको रिकॉर्डिंग दिखाता है। ये देखकर इंस्पेक्टर दया सुषमा पर बहुत गुस्सा करता हुआ उनको पकड़कर ले जाने लगता है, मगर पलक उसे रोक देती है। रुक जाओ सर, इनको मत ले जाइए। ये हमारे घर परिवार की बात है। थोड़ी बहुत खिटपिट तो सास बहू में होती रहती है। वो भरत जी अब विक्टिम ही कंप्लेंट वापस ले रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते अब। और तुम दोनों बुढ़े आओ, सेवा की उम्र है, सेवा कराओ ना। काहे इस बेचारी को तंग करती हो? किसी रोज ये पेटी पैक करके मायके निकल ली ना तो फिर बनाना खुद ही अपने लिए रोटियां। नहीं सर जी, ये तो हमारी अपनी बिटिया जैसी है, हम कहाँ इसे तंग करते हैं। और आज का तमाशा ऐसे शांत हुआ। दया सुषमा अब चाहकर भी पलक को कुछ नहीं कह पाती थी। ये देखकर वो उससे अधिक चिढ़ने लगी थी। ये क्या हो रहा है जीजी? ऐसे तो हमारा घर हमारा ही नहीं रहेगा। अगर यही भरत की आड़ में मनमानी करेगी तो भूषण के बापू भी तो नहीं है यहाँ। घर का कोई बड़ा होता तो भरत को डांट डपड़वा देती, मगर इस ससुरा तो मेरे ही काबू में नहीं आता। अड़ियल घोड़ा है एकदम। बेचारा मेरा भूषण तो गाय था, गाय। तभी दया के खुराफाती सास वाले दिमाग में एक चाल आती है और वो अपनी चुटिया को सुषमा के आगे लहराने लगती है। क्या है जीजी, मैं यहाँ घर बचाने की सोच रही हूँ और तुमको अदा दिखानी है? वैसी माथा चटका हुआ है। अरे सुषमा, तू भोली बहुत रह गई। तुझको मेरी चुटिया तो दिख रही है, मगर मेरा अहम नहीं दिख रहा। अरे भूतनी की बात समझ। औरत का अहम उसकी लंबी चुटिया में बसा रहता है। अहम कट जाए तो वो आधी बेबस हो जाती है, और अपनी वाली तो आधी वैसी ही मरी पड़ी है। अगर उसकी चुटिया कट जाए तो बची हुई आधी वैसे ही मर जाएगी। शाबाश जीजी, क्या चाल बताई है। ऐसे में तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। बस ध्यान रखना है कि हमें ये काम तब करना है जब वो मेरा बेटा भरतवा ससुरा यहाँ ना हो। अगले दिन भरत के काम पर निकलते हुए उसकी माँ और ताई ने दोनों ने एक एक लंबी लिस्ट भरत को थमा दी। लाल फॉल, नीला फॉल, संतरा रंग का फॉल, अस्तर, ब्लाउज पीस के 4 कपड़े, पेटीकोट, और ये क्या पैंट। छी 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 छी, ये सब क्या है माँ? अब मैं काम छोड़कर ये करने जाऊं? हाँ, मैं नहीं ला रहा। ठीक है मुन्ना, तू नहीं लाएगा तो मैं कुछ और उपाय देखूंगी। मैं खुद ही चली जाती, पर इस बूढ़े हाथ पांव में उस भारी भीड़ में जाने की हिम्मत कहाँ है बिटवा। पर सुषमा, हम पलक को वहाँ भेज सकते हैं ना। वैसे भी बेचारी कहीं आती जाती नहीं है। बाजार दर्शन करेगी तो जी थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है भरतवा, तू काम कर ले। ला पर्ची लौटा, हम पलक को भेज देंगे। इतनी भीड़ में भाभी जाएगी
वहाँ के लोगों की नजर कुछ ठीक नहीं है। नहीं नहीं, 4 काम ही तो है, मैं ही कर दूंगा। और भरत काम की पर्ची लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके घर से निकलते ही दया और सुषमा खुश होकर के खूब उछलती है। अब वो बस इंतजार कर रही थी उस सही समय का, जब घर के दरवाजे पर नाई अपना औजार और उस्तरा लेकर आ धमके। पलक रोज की तरह अपने घर के काम निपटा ही रही थी कि तभी दरवाजे पर नाई महाराज आकर खड़े हो जाते हैं। जी कहिए, क्या काम है? मुझे बुलाया गया है। यहाँ आपका काम? नहीं नहीं भैया, आप गलत घर में आए हैं। यहाँ तो किसी को बाल नहीं कटवाने। एकदम सही घर है ये, आओ महाराज आओ। पर ताई जी, यहाँ पर नाई की किसे जरूरत है? तुझे पति को मरे 20 दिन हो गए और अभी भी इन काली घनी जुल्फों को सहेज कर रखी है। क्या तुझे इतना भी पता नहीं कि हमारे यहाँ ये लंबे बाल पति के साथ ही गंगा में बहते हैं? तेरी ताई ने भी तो कराया था। पलक की सुनकर हिल जाती है और वो पीछे कदम बढ़ाने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बाल नहीं दूंगी। आपने जो कहा मैंने सब कर दिया, पर बाल नहीं, ये कैसी जाती है? पलक पीछे हटी रही होती है, तभी सुषमा पीछे से उसे पकड़ती है और दया आगे से। पलक खुद को बचाने के लिए भरत को फोन लगाने का ट्राई करती है, मगर दोनों जालिम सास उसका फोन भी छीन लेती है और उसके हाथ बांधकर उसे बैठा देती है। नाई भाई, खड़े खड़े मुफ्त का सास बहू ड्रामा क्या देख रहे हो? चलाओ उस तरह और जड़ से काट डालो इसके अहम को। और आज तो तुझे बचाने तेरा लाडला देवर भी नहीं आएगा। नाई अपने औजार को लेकर पलक की ओर बढ़ रहा होता है और पलक छटपटा रही होती है। दोनों औरतें उसे दबोचे खड़ी थी और नाई कैंची लेकर पलक की चुटिया पर वार करने ही वाला था कि भरत बचाओ! और इधर नाई ने पलक की चुटिया पर कैंची चलाई और दया और सुषमा के कलेजे को राहत मिल जाती है। पलक की बेजान चुटिया जमीन पर मरी हुई नागिन जैसी लग रही थी। अब ये तो बस काले जादू का तोड़ किया है। असली जादू तो तब छूटे जब इस मुई को गंजा कर दिया जाए। भाई जी, उतार दो इसके सर का एक एक बाल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। भरत! पलक बेबस आंखों से देखती है कि जल्लाद की तरह नाई उसकी ओर हंसता हुआ मुंह में खैनी चबाते हुए अपना उस्तरा अब उसके सर पर टिका ही रहा था कि तभी अचानक से भरत आकर उसके एक जोरदार घूसा मारता है और नाई दूर जाकर गिरता है। पलक जैसे ही भरत को एंट्री मारते हुए देखती है, वो घबराकर उससे लिपट जाती है। भरत! तो मुझे बाहर भेजकर तुम सब यहाँ मेरी भाभी के साथ ये सब करना चाहती थी। ये तो समय पर मैं आज सारा सामान लेकर बाजार से पहले यहाँ आ गया, वरना मुझे अगर जरा सी देर होती तो तुम सब मिलकर मेरी भाभी के साथ न जाने कितना गलत कर देते। भरत, तू बीच में मत आ। ये हम सास बहू की बीच की बात है और वैसे भी समाज का नियम है, जिसका आदमी मरे है वो टकला हुए है, तो इसको मेरे हवाले कर दे। अच्छा ताई, तो जब ताऊ मरा था तब तेरा नियम कानून कहाँ गया था? तूने तो ना कटाई अपनी ये रेशमी घनी जुल्फे, खुद तो बुढ़ापे में केशवे लिए फिरती है और मेरी प्यारी भाभी की भरी जवानी में सारे बाल काटना चाहती है। तभी भरत पलक की आंखों में आंसू देखता है। पलक जमीन पर पड़ी अपनी चोटी देख रही थी। उसके अपने बाल बस कंधे जितने बचे थे। ये देखकर भरत का खून खौल उठता है और वो जमीन पर पड़े नाई को उठाकर उसको खूब पीटता है। नाई बेचारा रोने लग जाता है। वो उसे कहता है कि वो तो दया और सुषमा के बोलने पर यहाँ आया था और उसे तो यहाँ आने का पैसा भी दिया था। ये सुनकर ही भरत क्रोध में भर उठता है और जेब से कुछ पैसे निकालकर नाई की जेब में रखते हुए मंद मंद मुस्कुराता है। अब तुम जानते हो तुमको क्या करना है, लेकिन एक सेकंड, थोड़ी सजा तो तुमको भी मिलेगी। और भरत मुस्कुराता हुआ जमीन पर पड़े ब्लाउज और पेटीकोट उठाता है और नाई को पहना देता है। हाँ, अब लग रहा है ना असली तमाशा। आओ भाभी, सोफे पर बैठकर लाइव सिनेमा देखते हैं। तुम बैठो, मैं अभी पॉपकॉर्न लेकर आया। और भरत पलक सोफे पर बैठकर देखते हैं कि भरत से मिले पैसों के लालच में अब नाई दया को पकड़कर उसे नीचे बिठाता है और खच खच करके उसके सर में कैंची चलाते हुए उसके सारे बाल काट कर उसे गंजा कर देता है। दया बेचारी पल भर में गंजी हो गई थी। ये देख वो सर पीट पीट कर रोने लग जाती है। सुषमा डर के मारे कोने में खड़ी थी। नहीं माँ, तू डर मत। मैं जानता हूँ तेरे दिमाग में सारे खुराफात ताई ही डालती है, इसलिए सजा भी ताई को ही मिलेगी। और ताई, जो नियम तुम मेरी भाभी पर थोपना चाह रही थी ना, पहले खुद उसका पालन करो। और अब लग रही हो ना एकदम संस्कारी भारतीय विधवा। अरे मुए, अपनी ही ताई को गंजा करवा दिया रे। चली थी इस उल्टा को परकटी बनाने, इधर तो मेरे ही परों के खरपच्चे उड़ गए। देख सुषमा, तेरा बेटा कितना जालिम है।
दया को गंजा हुआ देख नाई की भी हंसी निकल जाती है और वो दया भड़क कर उसे लात मारकर उसी हुलिये में भगा देती है। भरत ये सब देखकर खूब हंस रहा था। सुषमा को ये देख क्रोध आ जाता है और वो भरत को एक चांटा जड़ देती है। बदतमीज, तुझे ताई और इस उल्टा में फर्क नहीं दिखता? बचपन में जब तू इनके पेट पर सोता था तब मैं बाकी काम किया करती थी। तेरी ताई थी तो तू पल गया, वरना तो ताई मुझे पेट पर लिटाने के बजाय खुद भी तो काम कर सकती थी। खुद तो खाट तोड़ती रही और तुमसे काम करवाती रही और ये जताती रही कि देखो मैं मदद कर रही हूँ। वो मदद नहीं होती माँ, दिखावा होता है दिखावा। अपनी आँख खोलो जरा। दया भरत की कड़वी बात सुनकर सुबकने लगती है। सुषमा को अधिक क्रोध आता है और फिर वो पलक पर चढ़ने लगती है। मेरा भरत ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये सब तूने किया है। बता डायन, कौन सा काला जादू किया है मेरे बेटे पर तूने? बोल, जो ये बस तेरी ही बोली बोलता जा रहा है। बता डायन। सुषमा पलक के बाल पकड़कर खींचने लगती है। पलक बस बेबस सी रो रही थी। भरत बीच बचाव के लिए आता है। तो भरत, अगर आज तू सास बहू के बीच में बोला तो देखना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। बस बहुत हो गया। तेरा भाई था तब भी और तेरे भाई के जाने के बाद भी मैं बस इसे बर्दाश्त ही कर रही हूँ। तुझे अपने पल्लू से बांध कर ये बस तेरी जिंदगी खराब कर रही है और कुछ नहीं। तू इससे चिपक कर रहेगा तो तेरी खुद की जिंदगी का क्या? क्यों रे उल्टा, तू तो यही चाहती है ना कि मेरा बेटा तेरा पालतू कुत्ता बनकर रहे हमेशा, है ना? नहीं माँ जी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी भरत का भला ही चाहती हूँ। मैं इस घर के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती। अच्छा, ऐसा है तो ये घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती अपने मायके? जा, चली जा। तेरे अपशकुन पाँव निकले तब शायद घर में नई खुशियां आए। इस बार ऐसी बहू आए जो आते ही पोते का मुंह दिखाकर भूषण की कमी को पूरा कर दे। हमारा भूषण कहाँ चला गया हमें छोड़कर? बस भी करो। शादी शादी शादी, मुझे नहीं करनी शादी। मेरी अभी बस एक ही जिम्मेदारी है, भैया की अमानत भाभी को तुम दोनों के जुल्मों से बचाना, समझी? और ताई, तुमको पोता चाहिए ना तो मैं बाजार से रेडीमेड ला देता हूँ। गांव बसा नहीं और इनको बहू के पहले कदम रखते ही पोता भी चाहिए। सर्कस बना रखा है इस घर को। जाओ अपना अपना काम करो सब। भाभी तुम अंदर जाकर आराम करो अब। भरत का प्रभाव तो था ही घर पर। छोटा था, लाडला रहा था, तो दया सुषमा से डरती थी। भरत के बोलते ही दोनों सांस भी नहीं निकालती थी। वो पलक को लेकर कमरे में चला जाता है। दया बेचारी जमीन पर पड़े अपने बालों को देख खूब टेसुए बहाती है, लेकिन अब तो उसके गंजे खेत से चिड़िया भी कुछ नहीं चुग सकती थी। वैसे भाभी, ये शॉर्ट हेयर तुम पर काफी जच रहे हैं। अब बस ये सफेद साड़ी वाड़ी छोड़कर थोड़ा कलरफुल कपड़े पहनो, थोड़ा वन पीस वगैरह। आई एम श्योर भैया जहाँ भी होंगे वहां से तुमको ऐसे हैप्पी हैप्पी देखकर खुद भी हैप्पी ही होंगे, समझी ना? भरत पलक का चेहरा हाथ से उठाता है तो दोनों की निगाहें मिलती है। कुछ देर दोनों बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को देख रहे थे कि अचानक पलक की आंखें भर आती है। ये देख कर के भरत उससे पूछता है, क्या अचानक से इतनी उदास क्यों हो गई है वो? क्या माँ और ताई की हरकत से? नहीं भरत, मैं उनकी वजह से नहीं रो रही। मैं बस अफसोस जता रही हूँ कि उन्होंने तुम्हारे लिए जो भी बोला वो सब सच था। सच? कैसा सच? यही कि मैं बस तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ जिसे तुम तुम्हारे भैया की वजह से ढो रहे हो। अगर मैं अपने घर चली जाती हूँ तो ही तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे, वरना तो तुम बस मेरी ही चीजों में उलझे रहोगे। कब तक अपनी ये जिंदगी खराब करते रहो? पलक ये बोलकर अपना सामान पैक करने लगती है। नहीं 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 भाभी, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये घर तुम्हारा है और तुम वहां चली गई तो इस समाज वाले तुमको जीने नहीं देंगे। मार डालेंगे तुमको ताने मार मार कर। नहीं भाभी, यहीं रहो ना। और भरत फूट फूट कर रोता हुआ पलक से लिपट जाता है। अपने देवर की ऐसी परवाह देखकर पलक भी रोते हुए उसे लिपट जाती है और दोनों रोते हुए जमीन पर बैठ जाते हैं। भरत पलक की गोद में सर टिकाए बैठा था और पलक उसका सर सहला रही थी। मत जाओ ना भाभी, प्लीज। माँ और ताई ऐसे ही बोलती है तो उसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैंने कभी तुमको दुखी किया है? मैं तो तुमको हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, तो मुझे कैसी सजा दे रही हो? ठीक है, नहीं जाऊंगी। बस एक शर्त है, तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तो तुमको मेरे सर की कसम। भरत, तुम शादी कर लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारी भाभी इतनी भी कमजोर नहीं है जो खुद को संभाल न सके। और बाकी हम तो इसी घर में है ना, कभी कुछ भी हुआ तो मेरा देवर है ना मेरे साथ हर कदम पर। पर भाभी, कोई परवर नहीं, तुमको मेरी कसम लगे। बस एक देवरानी ला दो मुझे जो मेरे अकेलेपन में मेरी सहेली बनकर रहे।
और जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी भाभी से ज्यादा खुशी किसे होगी? भरत पलक की बात मान जाता है और वो अपनी ताई और माँ को उसकी शादी के लिए हाँ कर देता है। हाँ, लेकिन लड़की मैं ढूंढूंगा। तुम दोनों पर तो मुझे तिल जितना भी विश्वास नहीं है। और भरत अपनी पसंद की एक घरेलू लड़की महिमा से शादी की बात करता है। दया और सुषमा भी उसके साथ गई थी। मेरे भैया को गुजरे महीना भर ही हुआ है, इसीलिए मुझे सिंपल शादी करनी है। और मैं तुमको पहले एक बात बता दूं महिमा, कि मेरे घर में सबसे ऊपर दर्जा मेरी भाभी का है, तो तुमको भी उनको उतना ही मान देना होगा। जी ठीक है। तभी पास खड़ी एक औरत टुकुर टुकुर दया को घूर रही थी। माफ करना जीजी, मेरे से रहो नहीं गयो, मैं घणी देर से देखण लाग रही हूँ। तेरी टाट पर एको बाल कोनी, काई बात हो गई? घर में शैम्पू तेल का पीसा कोनी के? अरे देखो देखो, महिमा की होण वाली सास तो गंजी है। हे राम, ऐसो जोर को फैशन बना डालो कि औरतन की खोपड़ियां से बाला में जोर कटौती हो रही है। सब दया को गंजी सास कहकर छेड़ने लगे थे। हंसी मजाक चलते चलते भरत की शादी भी हो जाती है और महिमा पलक की देवरानी बनकर उस घर में आ जाती है। दोनों देवरानी जेठानी गले लगकर खुशी खुशी मिलती है। भरत ने आपके बारे में बहुत बताया था भाभी, मैं कोशिश करूंगी कि आपको मेरी ओर से कोई शिकायत ना हो। ढक पगली, बहनों में शिकायतें कैसी भला? तू छोटी मैं बड़ी, दोनों मिलकर संभाल लेंगे सब, और रिश्ते में खट्टा मीठापन तो चलता ही रहेगा, है ना? महिमा आते ही पलक से घुल मिल गई थी। सुषमा देख रही है, तेरी नई बहू रिया तुझसे मिलने से पहले अपनी जेठानी से मिल रही है। देख तो सूरज किधर से उग रहा है। कहीं ऐसा ना हो दोनों टीम बनाकर तुझे मुझे यहाँ से आउट कर डालें। मेरा तो क्या है, चली जाऊंगी विधवा आश्रम, तू तेरा बंदोबस्त देख ले बस। सुषमा दया की बात सुनकर घबरा जाती है। उसे तो अभी से दिखने लगा था कि एक तरफ से देवरानी, एक तरफ से जेठानी सुषमा को पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए घर से बाहर फेंक रहे हैं। ना 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 जी, ऐसा नहीं होने देना। कुछ भी करके इन देवरानी जेठानी के बीच फूट तो डालनी पड़ेगी। मगर करेंगे क्या? हाँ, वो तुम मुझ पर छोड़। 10 बजने को आए हैं, अभी तक घर आए नहीं। आज हमारा बाहर जाने का प्लान था, वो भी भूल गए। पता नहीं सुबह से कुछ खाया भी होगा कि नहीं उन्होंने। सुषमा, ये भरत को आ जाने में थोड़ी देर नहीं हो गई? हाँ जीजी, वो तुम भूल गई क्या? वो तो पलक बहू को बाहर लेकर गया है। अरे हाँ, मैं भी भूल गई थी कि जिधर मिलेगी मैना, अपना तोता तो वही मिलेगा ना। अरे मतलब भरत को ढूंढना है तो अपनी पलक कहाँ है ये पूछो। माँ जी मतलब, अरे तुझको नहीं पता क्या? बहू और भरत का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। अब बिटिया तू इसको गलत मत समझना, वो क्या होता है, वो तो बस जस्ट फ्रेंड्स। दोनों चंडाल औरतों ने महिमा के दिमाग में शक का फितूर फिट कर दिया था। भरत पलक को लेकर घर आता है। तब तक महिमा जाग ही रही थी और भरत अपने कमरे में दबे पांव आ जाता है। कहाँ थे आज आप पूरा दिन? पता था ना मुझे आज कुछ काम करने जाना था। अरे तुम सोई नहीं अभी? मैं तो भाभी को लेकर उनके मायके गया। जाना, अपना काम तो आज का कल भी हो सकता है ना, पर भाभी का मायके जाना जरूरी था। यू नो ना, भैया के जाने के बाद बस हम ही तो हैं उनके लिए। भरत तो ये कहकर सो गया था, मगर महिमा के दिमाग में यही बात रात भर घूमती रहती है। अगली सुबह होती है। महिमा भरत का टिफिन पैक कर ही रही थी कि तभी पलक वहां आ जाती है। अरे महिमा, ये क्या कर रही हो? भाभी, आज मैंने भरत की पसंद का खाना बनाया है। माँ कहती है कि पति के मन का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मगर भरत ये सब नहीं खा सकता, आज उसका उपवास है। रुको, मैंने सेगार बनाया है, मैं पैक करके भरत को दे देती हूँ। पलक भरत को टिफिन देती है। भरत खुश होकर भाभी का चेहरा सहलाता है। ये देखकर महिमा रसोई में खड़ी खड़ी जल भुन रही होती है। देखा सुषमा, अपनी पलक को भरत की हर छोटी बात का ख्याल है। सच में जीजी, अब तो यूं लगता है कि अगर हम नहीं भी रहें तो पलक तो है ही ना, हमारे भरत को संभाल लेगी। ऐसे कैसे संभालेगी वो भरत को? अरे क्यों, मैं मर गई हूं क्या, या अदृश्य हूं जो इस घर में किसी को भी दिखाई नहीं देती? ये भाभी देवर का रिश्ता तो अब मेरी आंख की किरकिरी बनता जा रहा है। महिमा अब पलक को चिड़ी चिड़ी सी घूरने लगी थी। दया और सुषमा ये देखकर खूब खुश होती है, मगर उन्होंने इस दहकती आग में घी डालना बंद नहीं किया। एक सुबह की बात है,
भरत महिमा को आवाज लगाता है। महिमा, कहाँ हो? जल्दी आओ बाबा, मुझे जाने में देरी हो रही है। ये लो तुम्हारे इस महीने की पॉकेट मनी, जाओ ऐश करो। और हाँ, भाभी शायद अभी सो रही होंगी, वो जाग जाएं तो ये वाले पैसे उनको दे देना। और भरत महिमा का माथा चूम कर निकल जाता है। महिमा देखती है पलक के पैसे उससे ज्यादा थे, तो अब बारी थी दया और सुषमा के भिनभिनाने की। देख रही है सुषमा, इसे कहते हैं बराबरी। क्या सही संस्कार डाले हैं तूने हमारे बिटवे में। भाभी और बीवी को कैसे एक बराबर रखते हैं। बराबर कहाँ, वो तो पलक को ज्यादा ही मानता है जीजी। हाँ, इस घर में भरत कुछ भी लाता है तो पहले अपनी भाभी के लिए लाता है, फिर बाद में बीवी के लिए। आखिर पलक का अब है ही कौन? भरत ही तो है जो पलक को संभाले हुए है। ये अब इस भाभी का सीन तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे इस पलक से लठ बच जाने हैं, मैं कह रही हूँ। हाँ, शाम होती है तो मुंह फुलाए महिमा के कांधे पर भरत एक सुंदर लाल साड़ी लाकर रख देता है। ये देखकर महिमा खुश हो जाती है। अरे, इतना सुंदर सरप्राइज किस खुशी में? बस ऐसे ही, प्यार आने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए। आजकल हम साथ में बिल्कुल भी समय नहीं बिता पा रहे हैं ना महिमा, तो लगा जैसे आज तुमको खास महसूस करा दूं। और भाभी ने भी कहा है कि आज नो भाभी टॉक्स, आज बस हमारी बातें होगी। दोनों एक दूसरे के आगोश में लिपटे ही थे कि तभी दरवाजे पर खटखट होती है। महिमा दरवाजा खोलती है तो बाहर पलक खड़ी थी। महिमा देखती है कि पलक ने हूबहू वैसी साड़ी नीले रंग में पहनी है जैसी भरत पलक के लिए लेकर आया था। क्या मैंने दोनों को डिस्टर्ब कर दिया? करने के बाद ये कौन ही पूछता है। वो भरत फ्री है क्या महिमा? नहीं, बहुत बिजी है वो। हाँ भाभी, आपके लिए तो मैं हमेशा फ्री ही हूँ ना, कहो ना। भरत, तुम जो ये साड़ी लेकर आए हो, मुझे लगा पहनकर दिखा दूं कैसी लग रही है। सोच रही हूँ भाभी के फंक्शन में यही पहन लूंगी। आजकल रंगों की आदत भी तो नहीं रही ना। अरे भाभी, माइंड ब्लोइंग लग रही हो, एकदम परी लग रही हो तुम, सबसे ब्यूटीफुल। और अब से रंगों की आदत डाल ही लो, समझी? देखो महिमा। महिमा पलक की साड़ी जैसी देखती है, उसे दया सुषमा की कही बात याद आती है। भरत कुछ भी लाता है तो हमेशा दो ही लाता है, पहले भाभी फिर बीवी के लिए। ठीक लग रही है, पर ये साड़ी तो मेरी वाली साड़ी जैसी ही है ना। हाँ, तो साथ में ही तो ली थी, एक तुम्हारे लिए एक भाभी के लिए। भाभी कम्स फर्स्ट ना, तो उनके लिए मेरे फेवरेट ब्लू कलर में ली है। चलो, गुड नाइट। और महिमा पलक के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर पलक को बुरा लगता है। शायद मैं ही गलत समय पर चली गई थी। महिमा, ये क्या तरीका था? तुमने भाभी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। इस बदतमीजी की वजह जान सकता हूँ? शुक्र मनाओ तुम कि दरवाजा बंद ही किया है, ये मुंह पर मारा नहीं। वरना तो पति पत्नी के बीच में घुसने वाली औरत के तो मुंह पर दरवाजा मारना चाहिए। आधी रात में आकर पूछती है कि मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। ब्लडी फूल लेडी। महिमा, जुबान संभाल कर, भाभी है वो मेरी। और भरत महिमा के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारता है। पर महिमा कहाँ कम थी, वो भी बराबर भरत के तमाचा दे मारती है। बीवी हूं मैं तुम्हारी, समझे? हर वक्त बस भाभी भाभी भाभी। इतना ही था तो उस विधवा भाभी से ही शादी कर लेनी थी ना, मुझसे क्यों करी? हाँ महिमा, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। और भरत महिमा के ऊपर गर्म हो ही रहा था कि तभी दोनों का ध्यान दरवाजे पर जाता है, जहाँ पलक अपनी उसी सफेद साड़ी को लपेटे खड़ी थी और नीली साड़ी थामे खड़ी थी। महिमा, लो, ये बेशरम औरत बीच में आना ऐसे कैसे छोड़ देगी? प्यार करो तो बीच में, लड़ाई करो तो बीच में। भाभी जान, तुम ऐसा करो, तुम हमारे पति पत्नी के बीच में ही आकर सोने लग जाओ ना। महिमा, बस करो, अपनी जुबान पर काबू कर लो। क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? भाभी मेरे लिए इन सब गलत विचारों से बहुत ऊपर है, जो तुम कभी नहीं समझ। भरत, महिमा एकदम ठीक है। मैं ही हूँ जो शायद भाभी देवर के रिश्ते को कलंकित कर रही हूँ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। बस तुम दोनों आपस में झगड़ा मत किया करो। और महिमा, ये नीला रंग तुम पर अधिक खिलेगा, मुझ पर सफेद रंग ही जमता है। पलक महिमा के हाथ में वो साड़ी थमाकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। देखा, अपनी बेकार बातों से रुला दिया ना मेरी भाभी को तुमने। मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा महिमा, कभी भी नहीं। भरत पलक के पास जाता है। दया सुषमा छिपकर सब नजारा देखकर बड़ी खुश थी। अगला दिन उगता है और पलक अपना सामान पैक करके घर छोड़कर चली जाती है। ये देख महिमा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता।
भरत उदास था। दया सुषमा खूब खुश थे। देखा सुषमा, ये उल्टा चली गई। अब जो रह गई उसे तो हम आसानी से अपने इशारे पर चला सकते हैं। लगता है अब तो अच्छे दिन आ ही गए। भरत, तुम हमेशा मेरे प्यारे ही रहोगे। बस महिमा के साथ अपना रिश्ता सुधारो। मेरा क्या है, मेरी जिंदगी में अब ऐसा कुछ खास बचा भी तो नहीं है। मत जाओ भाभी, मैं तुम में रह नहीं सकूंगा, मत जाओ। मगर पलक धीमे धीमे भरत की नजरों से ओझल हो जाती है और भरत अब महिमा से रूठ जाता है। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता बस नाम का रहेगा। आई हेट यू महिमा, गुड बाय। मुझसे हेट है तो लव किससे करेगा? अपनी उस विधवा भाभी से। मैं जानती हूँ मर्द को खुश कैसे किया जा सकता है। तुम चाहे कितना ही मुंह फुला लो, रात को तो तुमको बिस्तर पर मेरे ही बगल में सोना है। मैं तुमको फिर से अपना बना लूंगी भरत। महिमा अब से रोज भरत को रिझाने की कोशिश करती, मगर भरत उसकी ओर देखता तक नहीं था। महिमा परेशान होने लगी और एक दिन जब सारी कहानी पटरी पर थी, तभी दया सुषमा ने आखिरी चाल चली। वो बहाने से महिमा को एक जगह लेकर गई। माँ जी, ताई जी, हम यहाँ सड़क पर क्या कर रहे हैं? बेटिया, तुझे बताने लाए हैं कि जब मर्द की भूख घर में नहीं मिटती तो वो बाहर कहाँ दाल मखनी चाटता है। सामने देख। महिमा सामने देखती है तो एक बड़े से होटल के अंदर भरत और उसकी विधवा भाभी पलक, जो रंग बिरंगे कपड़ों में थी, एक आलीशान होटल के अंदर जा रहे थे। महिमा के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। तो इस विधवा ने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा, इसकी तो खैर नहीं। महिमा देखती है कि भरत पलक को लेकर होटल के अंदर जा रहा होता है। हे राम, अब मैं समझी ये आदमी इतने दिनों से मुझसे दूर कैसे रह पा रहा है। इसकी भूख जो बाहर मिट रही है। माँ जी, अब सही कहती थी। इस एक उल्टा ने तो पहले खुद का घर तबाह किया और फिर मेरा भी। महिमा रो रो कर अपना बुरा हाल कर देती है। दया और सुषमा तो ये देखकर फूले नहीं समा रही थी और वो शाम को बस भरत के लौटने का इंतजार करती है। शाम को भरत जैसे ही आता है, वो दोनों तमाशे की बांट देखने लगती है। खाना खाया तुमने महिमा? जी खा लिया, आज घर में ही दाल मखनी बनाई थी। बहुत थक गया हूँ, सोता हूँ। मैं सब जानती हूँ, ये तुम आजकल इतने थके थके कैसे लौट रहे हो, और जब बाहर खाने को मिले पकवान 1000 तो पति को घर की दाल कैसे हजम होगी। महिमा सोते हुए भरत को बस घूरे जा रही थी। वो टेबल पर रखा चाकू उसके पास ले जाती है। वो चंडाल तो यही चाहती है ना कि मैं कोई कदम उठाऊं और भरत मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए, है ना? पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। महिमा भरत के सीने पर सर टिकाकर आंसू बहाते हुए सो जाती है। दया सुषमा दरवाजे पर कान टिकाए हुए वेट कर रही थी। री सुषमा, ये झगड़ा कब शुरू होगा? अब तो खड़े खड़े ही मुझे नींद आने लगी है। क्यों री, तेरी तो दोनों बहुएं निकली फुसकी बम एकदम। हाँ, चल गुड नाइट। अगला दिन उगता है। महिमा तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। सुषमा, देख तो कितनी सयानी लग रही है हमारी छोटी बहू। तूने ना जाने कितने पुण्य किए होंगे जो ऐसी शांत बहू मिली है, वरना कोई भी औरत अपने पति को उस हालत में देखती तो घर को सर पर उठाकर तांडव करती, तांडव। पर अपनी महिमा तो देख, गाय है गाय। महिमा दोनों की बात सुनकर मुस्कुराती है और बिना कुछ बोले घर से निकलकर सीधे पहुंच जाती है पलक के घर। उस दिन घर में पलक अकेली थी। वो दरवाजे पर महिमा को खड़ा देख बहुत खुश होती है और उसे अंदर बुलाती है। पलक महिमा की खूब खातिरदारी कर रही थी, मगर महिमा के मन में तो कुछ अलग ही चल रहा था। कितनी ढोंगी हो ना तुम भाभी, तन पर सफेद साड़ी कितनी ही लपेट लो, पर मन में तो मेरे पति को लेकर रंग रलियां फूटती रहती होंगी ना। महिमा, ये क्या बकवास करी हो तुम? भरत और मेरा बंधन बहुत पवित्र है। तभी महिमा की नजर टेबल पर पड़ी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पर जाती है। ओह, माँ बनने वाली हो? हाँ, देख सकती हूँ कितना पवित्र है तुम दोनों का बंधन। मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया। उल्टा औरत, पहले तो अपना घर खा गई, फिर मेरा खाने लगी, और इतने से पेट नहीं भरा तो अब इस बच्चे की आड़ में मेरा पति हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती है। अरे इतना ही था तो कर लेती ना उसी से शादी। ये विधवा होने का ढोंग करने की क्या जरूरत थी? जी तो तू अभी भी वही जिंदगी रही है, सुहागन वाली। ये सुनकर पलक महिमा को जोरदार चांटा लगाती है, मगर महिमा के क्रोध के आगे पलक का रोष कुछ भी नहीं था। वो पलटकर पलक पर हमला करती है और उसे इतनी जोर से धक्का मारती है कि वो गिरकर बेहोश हो जाती है। अब तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी भाभी कि मेरे पति तो क्या, ऊपर जाने के बाद तू मेरे भी पति की परछाई से खौफ खाएगी।
आह, ये क्या महिमा, तुम पागल हो गए हो क्या? पलक देखती है कि महिमा ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर उसके हाथ पांव सोफे से बांध दिए हैं और चाकू लेकर उसके पास बैठी है। महिमा ने चाकू पलक के पेट पर तान रखा था। हाँ, पागल तो मैं हो गई हूँ, और क्यों ना हूँ मैं पागल भाभी। तुम दोनों देवर भाभी गुलछर्रे उड़ाओ और मैं बेवकूफ बनते हुए जय जय भाभी, जय जय पतिदेव करती रहूं। नहीं भाभी नहीं, इतनी सीधी नहीं है ये महिमा। इस बच्चे की आड़ में चहक रही है ना तू। महिमा ऐसा मत करो, तुम ऐसा करके भरत को कभी पा नहीं सकोगी, वो तुमसे नफरत ही करेगा। मेरी बात सुन लो प्लीज, मुझे जाने दो। पलक जहां महिमा के आगे गिड़गिड़ा रही थी, वहीं भरत ऑफिस में काम कर ही रहा था कि तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। दरअसल महिमा भरत की ही आईडी का इस्तेमाल करके कैब्स बुक किया करती थी। ये महिमा भाभी क्या क्यों गई है? कहीं ये फिर से उनको बेइज्जत तो नहीं कर देगी? मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। और कुछ देर में भरत पहुंचता ही है कि वो महिमा को पलक के ऊपर चाकू लगाए देखता है। ये देख भरत का क्रोध चरम पर चला जाता है। पलक को छुड़ाकर महिमा पर खूब चिल्लाता हुआ उसे पकड़कर जोरदार 2 चांटे लगा देता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है महिमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी के साथ ऐसा करने की? भाभी भाभी भाभी, बंद करो ये भाभी चालीसा, समझे तुम? अगर इतना ही भाभी के ही पल्लू से बंधे रहना था तो क्यों करी मुझसे शादी, क्यों? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने तुमसे कुछ छिपाया हो। मैंने शुरू में ही तुमसे कहा था कि मुझ पर पहला हक भाभी का ही रहेगा। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। सम्मान मैं भी करती थी तुम्हारी इस भाभी का, मगर मान सम्मान करने में और भाभी के साथ सोने में क्या मुझे फर्क नहीं नजर आता? हाँ, मैं क्या इतनी बेवकूफ हूँ? ये सुनकर पलक आती है और महिमा को जोर से तमाचा लगाती है। दोबारा ऐसी बात बोली तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। भरत मेरे लिए क्या है ये तुम शायद कभी नहीं समझ सकोगी। मारो, सब मुझे ही मारो। मेरी आंखों के आगे मेरा पति मुझसे पहले हर जगह अपनी इस भाभी को रखता है, तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार शायद मैं बर्दाश्त कर लूं, पर हर बार कैसे भाभी? तुम ही बताओ। भूषण भैया ऐसा तुम्हारे साथ करते तो? महिमा की बात पलक के मन पर असर कर जाती है, लेकिन भरत तो ठहरा भरत। मेरी भाभी कैसे गलत हो सकती है? वो तो यही सोचता था। और फिर अगर तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है तो क्या करने जाते हो होटल में? और ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट, ये क्या भाभी के पेट में बीज सूर्यदेव ने डाल दिया? ये सुनते ही भरत और पलक एक दूसरे की ओर देखकर अपना माथा पीट लेते हैं। ओफो, तो तुम इस बात पर इतना बोर आई हो? अगर ये सभी दिमाग में चल रहा था तो एक बार बात तो करती। न जाने कहां से दिमाग में शक का कीड़ा लिए घूम रही हो। ये रिपोर्ट्स भाभी की ही है और ये बच्चा मेरा नहीं, भैया का है। भैया की आखिरी निशानी। हमारे घर से निकलने के बाद जब मैं भाभी से मिलने गया तो भाभी ने ही मुझे बताया कि वो मां बनने वाली है और अब वो अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी महिमा, शादी के बाद कभी जॉब का सोचा नहीं, मगर अब इस जान को पालने के लिए तो मुझे कमाना ही पड़ेगा ना। इसीलिए भरत की मदद से मुझे उसके एक दोस्त के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी भी मिल गई। शायद तुमने तब हम दोनों को साथ में देखा होगा। भरत की वजह से ही सफेद साड़ी को छोड़कर मैं फिर रंगों को पहनने लगी हूँ। सचमुच तुम मेरे देवर नहीं, मेरे छोटे भाई जैसे हो भरत। ये सुनकर ही महिमा को अपनी गलती का घोर एहसास होता है और वो अपना माथा पकड़ लेती है। महिमा दोनों के आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांग। गधी, हाँ गधी ही थी मैं, जो ना जाने क्या क्या सोचने लगी थी। मैंने जो भी देखा, जो भी मुझे दिखाया गया, मैं बस उस पर विश्वास करती चली गई। एक बार भी ये नहीं सोचा कि देवर भाभी के रिश्ते के बीच का प्यार कुछ ऐसा भी हो सकता है। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो भरत, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती नहीं, गुनाह है, गुनाह। कर दो ना माफ। माफी? तुमने जो किया उसके बदले माफी नहीं। मैं बस तुमको अब तलाक ही दूंगा महिमा। मेरी भाभी के पेट पर चाकू लगाया था तुमने। अब मुझे डर लग रहा है कि मैंने किस क्रिमिनल से शादी कर ली। हाँ। भरत महिमा से मुंह फेरकर खड़ा हो जाता है। पलक महिमा को रोता देख उसे माफ कर देती है और महिमा रोते हुए बाहर चली जाती है। ये देखकर पलक भरत को समझाती है, भरत ये कैसी नादानी कर रहे हो तुम? जो गलती महिमा ने की वही गलती तुम कर रहे हो। जो दृश्य बस आंखों के सामने है उसे ही सच मान रहे हो। मैं जानती हूँ महिमा ने ऐसा क्यों किया। तुम खुद सोचो, एक लड़की जो अपना घर परिवार सब छोड़कर तुम्हारे साथ आई है और फिर तुम्हारी प्रायोरिटी में वो है ही नहीं, हर जगह मैं हूँ। ये देखकर कौन पत्नी नहीं जलेगी? एक बार महिमा की जगह खुद को रखकर तो देखो, वो गलत नहीं है। बस उसके भोले मन पर माँ जी और ताई जी की कड़वी बोली
असर करती चली गई और महिमा गलत पर गलत कदम उठाती चली गई। नहीं भाभी, उसने आपकी इंसल्ट करी है। तो क्या हो गया भरत? नहीं बताओ मुझे क्या हो गया? मैं कोई देवी तो हूं नहीं, अगर इंसल्ट कर दी तो माफी भी तो मांग चुकी है ना। बेचारी, तुम्हें मेरे सर की कसम, जाओ उसके पास और सब ठीक करो। भरत को भी पलक की बात समझ में आ जाती है और वो बाहर जाकर रोती हुई महिमा को माफ करके उसे गले से लगा लेता है। और देवर भाभी और देवरानी तीनों घर जैसे ही लौटते हैं, दया और सुषमा के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। देवरानी तैयार हो? हाँ जेठानी जी, अब से हम साथ साथ हैं। हाँ, अब आएगा मजा। इन दोनों सास को तो अब ये बहुएं सुधारेंगी और अब मेरी बीवी ने भी भाभी को विधवा भाभी की जगह अपनी जेठानी स्वीकार जो कर लिया है। नाउ आई एम हैप्पी भैया। आई होप आप भी बहुत खुश होंगे। मैंने भाभी का ख्याल रखा ना भैया, है ना? और तभी भूषण की तस्वीर से एक फूल भरत की हथेली पर गिरता है। इस तरह विधवा भाभी की कहानी की तो हैप्पी एंडिंग हुई, मगर दया और सुषमा की घर में रेल बननी शुरू हो गई। दोनों बहुएं अब सास पर अपना हुक्म चलाने लगी थी।